ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म डीके शिक्षा के ऊपर। और मैं आपका एजुकेटर डीके गुप्ता। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी बच्चों को पता होगा कि मैं आपको आपके आने वाले सीटेट एग्जाम्स के लिए पेपर 1 के लिए क्या करवाते हुए चल रहा था, तो पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस करवाते हुए चल रहा था, जिसमें मैं आपको 1 बाय 1 क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 एंड 7 की ईवीएस ज्योग्राफी एंड साइंस करवाने की मैंने आपको बात करी थी, जिसमें हमने क्लास 3 पूरी की पूरी फिनिश कर ली थी और क्लास 4 जो है हमने वो स्टार्ट कर रखी थी। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको इस चीज के बारे में जानकारी होगी। ठीक है, तो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं दोस्तों, वो करने वाले हैं कौन सा, संबंध यानी कि रिलेशनशिप। आपका जो ये वाला चैप्टर है वो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके एग्जाम में कई क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ठीक है, तो उनके बारे में आज डिटेल में जानकारी लेंगे और साथ ही साथ में एग्जाम में कहां से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं उनको साथ साथ में समझते हुए चलेंगे। ओके, चलिए और डिले ना करते हुए और देरी ना करते हुए आज के अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज जो हम करेंगे वो करेंगे क्लास 4 किसकी, कक्षा 4 की ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक से चैप्टर नंबर 9। आपको अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा दिया था। कौन कौन सा, तो मैंने आपको करवाया था 6, 7वां और 8वां टॉपिक कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, आज हम टॉपिक नंबर 9 के बारे में बात करेंगे, जो कि क्या है आपका टॉपिक, बदलते परिवार है। तो परिवार किस किस तरीके से बदल रहे हैं, रिलेशनशिप कैसे कैसे बदल रहे हैं, उनके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी लेंगे और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं या कैसे बन चुके हैं उनके बारे में समझते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखिए चैप्टर 9 है आपकी ईवीएस की बुक का, किसका, पर्यावरण अध्ययन की बुक का। लेकिन इसको अगर आप ईवीएस यानी कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, सीटेट के अकॉर्डिंग इसको बांटना चाहोगे तो ये कहां पर आएगा, तो ये आएगा दोस्तों आपके किसके अंतर्गत, तो ये आएगा आपके रिलेशनशिप यानी कि संबंध वाला जो टॉपिक होता है आपका, उसके अंतर्गत आएगा। लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इस ईवीएस की पुस्तक के चैप्टर नंबर 9 से कहां कहां से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वहां से चैप्टर नेम से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, चलिए, तो अगर कोई बच्चा नोट्स बनाते हुए चल रहा है तो चैप्टर 9 लिखिएगा ईवीएस एनसीईआरटी क्लास 4 ऐसे करके, ताकि आपको 1 बाय 1 आराम से समझते हुए चले। ठीक, चलिए एक एक लाइन को पढ़ते हुए चलते हैं और आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहां से बने वो मैं आपको समझाते हुए चलता हूं। देखिए यहां पर है कि बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 साल की आयु से पहले ही कर दी जाती है। देखिए दोस्तों यहां पर है ना, कुछ स्टोरी दी गई थी, वो स्टोरी में किसी भी प्रकार के आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि इतनी खास स्टोरी वहां पर देखने को नहीं मिली, आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। उस स्टोरी से, उस कहानी से क्या क्या बातें निकल के आई वो आपके मैंने सामने रख दी है कि आजकल या फिर पुराने जमाने में तो बहुत ज्यादा, आजकल भी गांव घरों में ही देखने को मिलता है कि लड़कियां जो होती हैं उनकी उम्र 18 साल की होती नहीं है, उससे पहले ही उनकी क्या कर दी जाती है, शादी कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, उनकी शादी कर दी जाती है। पंचायत का कहना था, कौन सी पंचायत, उनके गांव वाली पंचायत का, पंचायत का कहना था कि बच्चों के लिए खेलना और पढ़ना बहुत जरूरी है, उनकी बचपन में ही शादी नहीं करनी चाहिए। देखिए दोस्तों ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है एक गांव की चल रही थी, कहां की, एक गांव की चल रही थी, जिसमें कुछ शादी विवाह करके लोग जो है जा रहे थे। वहीं पर ही देखो कि बदलते परिवार में ये जो लड़की है, ये जो किसी की बिटिया है, पहले किसी और परिवार में थी, अब ये जो है इस आदमी के साथ शादी करके दूसरे परिवार में आ गई है। तो कैसे परिवार बदल रहा है, कैसे रिलेशनशिप बदल रहे हैं, कैसे कैसे लोगों को अलग अलग लोगों के साथ रहना और साथ ही साथ में उनके साथ संबंध, चीजें वगैरह, जैसे कि कोई बहन होगी तो घर पर आके बहू बनेगी, कोई कहीं पर चाची होगी, कोई कहीं पर भाभी बनेगी, तो अलग अलग रिश्ते वहां पर बन रहे थे, बदलता हुआ परिवार देखने को मिल रहा था, जिसके अंतर्गत कुछ लड़कियों का विवाह जो है वो पहले ही कर दिया जा रहा था। कब से, 18 साल से। तो यहां से पॉइंट ने क्या निकला, तो यहां से पॉइंट यही निकला कि जो शादी की उम्र होती है, मैरिज की एज जो होती है गर्ल्स की, किसकी, लड़कियों की, वो कितनी होती है, 18 ईयर, कम से कम कितनी होती है, 18 साल की। हमारे कानून में ये माना गया है कि लड़कियों की उम्र कम से कम 18 साल से होनी चाहिए, तभी आप उनका विवाह कर सकते हो।
उससे पहले आप उनकी शादी नहीं कर सकते हो। और इसी के विपरीत बॉयज यानी कि जो पुरुष होते हैं, लड़के होते हैं, उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए कम से कम? तो 21 वर्ष। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि लड़कियां जो हैं जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, लड़के नहीं होते हैं। तो इसलिए ये एज रखी गई है लड़कियों की 18 साल और लड़कों की 21 साल। अगर इससे पहले लड़का या फिर लड़कियों का विवाह किया जाता है तो उसे दंडनीय अपराध माना जाता है हमारे कानून, हमारे संविधान के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहां से ये 2 पॉइंट निकले, दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। महिला या गर्ल्स या फिर लड़कियों की जो उम्र होती है शादी की वो 18 साल होती है और लड़कों की कम से कम 21 साल होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन पंचायत का भी मानना था कि इससे पहले जो उम्र होती है वो बचपन की उम्र होती है और बचपन में लोगों को, बच्चों को पढ़ने और खेलना बहुत जरूरी होता है, इसलिए उनकी बचपन में शादी नहीं करनी चाहिए। यहीं पर ही आगे पॉइंट बोला गया कि आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है और इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। जैसे कि वहां पर कई गांव घरों में पहले से ही विवाह कर दिया जाता है 18 साल से पहले, तो आंध्र प्रदेश में एक लोगों ने अपना एक समूह बना रखा है, एक ग्रुप बना रखा है जिसमें उनका क्या कार्य है, तो वो एक विशेष प्रकार का कैंप लगाती है और उन बच्चों को, उन लड़कियों को, उन महिलाओं को दोबारा अवसर देती है जो बचपन में शादी होने के कारण अपनी शादीशुदा लाइफ में बिजी हो गई हैं और वो फिर स्कूल जाने नहीं पाई, बल्कि उनको स्कूल जाना या पढ़ना लिखना अच्छा लगता था। तो ये कैंप जो है वापस उन्हें स्कूल भेजने में मदद करता है। तो अगर क्वेश्चन बनेगा तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन बन सकता है कि कम उम्र की जो शादीशुदा महिलाएं होती है उनको फिर से स्कूल भेजने का एक समूह या फिर एक कैंप लगाया जाता है, जो कि कहां के द्वारा लगाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश के लोगों के द्वारा लगाया जाता है। कहां के लोगों के द्वारा? एपी यानी कि आंध्र प्रदेश के लोगों के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो यही आपका बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। वैसे इसका कोई तुक नहीं है बनने का, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर समझाते हुए चल रहा हूं, पूछा जाएगा तो आपको इस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक सभी बच्चे समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें तो देखो यहां पर लिख रखा है अध्यापक के लिए, फॉर द टीचर, वही पेडागोजिकल टर्म है। क्या है देखिए, पढ़िए। लिखा हुआ है कि बच्चों की पढ़ाई बीच में छूटने पर और बाल विवाह कानून जो यह बताता है कि लड़की की शादी की आयु कम से कम 18 और लड़कों की या लड़के की कम से कम 21 वर्ष, इस पर यदि आवश्यक हो तो चर्चा करवाई जा सकती है। तो डायरेक्टली लॉ ऑफ चिल्ड्रन मैरिज, जो चाइल्ड मैरिज जो होता है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि बच्चों का जो लड़कियों का कम से कम एज होता है वो कितना होता है? 18 और लड़कों की 21 वर्ष। इसके ऊपर आप बच्चों से चर्चा करवा सकते हो और साथ ही साथ में इस कानून को किस प्रकार से इंप्लीमेंट किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हुए, क्योंकि आजकल भी हमारे गांव घरों में ऐसे कई जगहें हैं जहां पर 18 वर्ष से पहले की ही लड़की की शादी कर दी जाती है या फिर लड़कों की भी शादी कर दी जाती है, जिसे हम बाल विवाह कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप बच्चों से चर्चा कर सकते हो, उनकी जानकारी दे सकते हो, इसके बारे में बच्चों को अवेयर कर सकते हो। ओके, क्यों? क्योंकि हमारा वही आने वाला भविष्य है, वही हमारी आने वाली पीढ़ी है, हम उन्हीं को समझाएंगे तभी तो वो आगे जाकर आगे को समझाएंगे। ठीक है, समझ गए सभी बच्चे यहां तक? उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी। यही एक छोटा सा चैप्टर था आपका बदलते परिवार। इसमें से अभी तक इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बना, बस क्वेश्चन बना है तो यही विवाह वाला बना है कि लड़कों की एज क्या होती है और लड़कियों की एज क्या होती है। इससे ज्यादा अतिरिक्त कभी क्वेश्चन यहां से नहीं बना। ठीक है, ये था एक छोटा सा चैप्टर। चलिए अब चलते हैं अगले चैप्टर के ऊपर। अगला चैप्टर क्या है? तो अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 यानी कि पार्ट नंबर 10। चैप्टर का नाम है हुत्तुत्तु। हुत्तुत्तु, अब सही बच्चों को ये नाम समझ में आ गया होगा। हुत्तुत्तु क्या होता था? हुत्तुत्तु जो दोस्तों एक लोकल नेम है किसका? हमारे कबड्डी गेम का। जैसे हम कबड्डी खेलते समय कबड्डी 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 बोलते हैं, वैसे कई जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। कई जगह पर इसको छू किट किट भी कहा जाता है, कई जगह पर इसको हुत्तुत्तु भी कहा जाता है। जैसे कि आप पकड़ने के लिए दौड़ते हो तो हुत्तुत्तु हुत्तुत्तु या फिर छूट किट 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 छू किट 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 बोलते रहते हैं, ये फिर कबड्डी कबड्डी बोलते रहते हैं। अलग अलग इलाके में अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता है। ठीक है, चलिए समझते हैं क्या है इस चैप्टर में और आपके एग्जाम में यहां से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर आएगा दोस्तों, ये आएगा खेल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? खेल के अंतर्गत। टॉपिक से दोबारा कोई लेना देना नहीं है, नाम से ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा नाम को लेकर। ठीक है, चलिए तो नाम लिख रखा है इन्होंने पहले ही, क्या? कबड्डी का खेल। किसका खेल? कबड्डी का खेल।
अब कबड्डी का खेल आप सभी बच्चों को पता है कि एक ऐसा खेल है जिसमें शारीरिक रूप से, मस्तिष्क रूप से दोनों का तालमेल बड़ा जोरदार होना चाहिए, तभी हम इस गेम को खेल सकते हैं। क्यों? क्योंकि शारीरिक क्रिया और दिमागी क्रिया बहुत ज्यादा होती है इस खेल के अंतर्गत। ओके, चलिए पढ़ते हैं क्या है। लिखा है कि तुम इस खेल को किस नाम से जानती हो? चेडे गुड्डू, हुत्तुत्तू, हाडुड्डू, छू किटकिट या फिर कबड्डी कबड्डी। देख सकते हो दोस्तों, ये सारे के सारे लोकल नेम्स हैं इनके। चेडे गुड्डू, कई इलाकों में इसको चेडे गुड्डू, चेडा गुड्डू, चेडा गुड्डू भी बोलते हैं। कई इलाके में इसको हुत्तुत्तू, हुत्तुत्तू, हुत्तुत्तू बोलते हैं। कई इलाकों में इसको हाडुडू, हाडुडू, हाडुडू भी बोलते हैं। और कई जगह पे इसको छू किटकिट, छू किटकिट भी बोलते हैं। और हम इसको अधिकतर कबड्डी कबड्डी बोलते हैं। अब ये आपको मुझे बताना है कि आपके इलाके में इसको क्या कहा जाता है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। ठीक है, ये सारे के सारे कबड्डी के नाम है। कबड्डी खेलते समय हम इन चीजों को पुकारते हैं, इन चीजों को बोलते हैं। अब इस चीज के बारे में बच्चों से क्यों जानकारी हम ले सकते हैं, क्यों बच्चों से हम इस चीज के बारे में बातचीत कर सकते हैं? क्योंकि बच्चों से हम ये जानकारी ले सकते हैं कि उनके लोकल लैंग्वेज में इसको क्या क्या कहा जाता है। ठीक है, समझ गए सही बच्चे? बिल्कुल। तो चेडे गुड्डू हो गया, हुत्तुत्तू हो गया, हाडुड्डू हो गया, छू किटकिट हो गया, कबड्डी कबड्डी हो गया, ये सारे के सारे इसी के ही लोकल नेम है। जैसे कि नीचे देखिए कुछ बच्चे जो हैं यहाँ पर गेम खेलते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें से पीछे की तरफ कुछ बच्चे दिख रहे हैं आपको, और एक बच्ची जो है दूसरी ड्रेस पहने हुए इनको छूने के लिए जा रही है। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया गेम ही क्या होता है, वहां पर दूसरे प्लेयर की पाली में जाकर उनको छू कर आना होता है। जिसको वो छू लिया वो वहां पर आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये छू कर आने वाला गेम है। तो यहाँ पर अगर बात करी जाए खिलाड़ियों की, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कबड्डी के खेल में 7 खिलाड़ी, ध्यान रखिएगा, कबड्डी खेल में 7 खिलाड़ी होते हैं। और कबड्डी के खेल में आंखें, हाथ और पैर का जबरदस्त तालमेल रखना होता है। किसका? आंख का, पैर का और हाथों का जबरदस्त तालमेल रखना पड़ता है, क्योंकि इन्हीं जबरदस्त तालमेल के साथ हम इस गेम को खेलते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से वह कार्य कौन सा है जिसके अंतर्गत हाथ, पैर और आंखों का जबरदस्त तालमेल रखना पड़ता है, तो वो है हमारा कबड्डी खेल। ठीक है, और साथ ही साथ में इसने आगे बोल रखा है कि कई खेलों में खिलाड़ी को छूना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि खो खो, जैसे कि खो खो। खो खो भी एक ऐसा गेम है हमारा जिसमें हमें खिलाड़ी को छू कर आना होता है। ओके, तो यहां से दोस्तों क्या क्या पॉइंट निकले? तो एक तो आपको ये निकला कि कबड्डी कबड्डी को किस और कबड्डी कबड्डी गेम को किस और नाम से जाना जाता है, वो आपको चुनना होगा। ये मैंने आपको सारे नाम बता दिए। अगला क्वेश्चन कि कबड्डी वाले का जो गेम होता है इसमें टोटल खिलाड़ी कितने होते हैं? तो टोटल खिलाड़ी जो फील्ड पर खेलते हैं वो 7 होते हैं। दोनों टीम में 7-7 खिलाड़ी खेलते हैं और 5 एक्स्ट्रा खिलाड़ी होते हैं जो कि सब्स्टिट्यूट्स रहते हैं, जो चेंज होते रहते हैं ना समय समय पर, तो 5 एक्स्ट्रा खिलाड़ी रखे जाते हैं। तो कुल मिलाकर जो संख्या होती है खिलाड़ियों की वो 12 संख्या होती है। ठीक है, और ये जो खेल है ऐसा खेल है जिसमें हाथ, पैर और शरीर के सारे अंगों का जबरदस्त तालमेल रखना होता है, जो कि एनसीईआरटी बोलता है आंख, हाथ और पैरों का जबरदस्त तालमेल रखना होता है। और ये खेल ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ी को छू कर आना होता है। ठीक है, छूना इसमें बहुत जरूरी होता है खिलाड़ी को। और इसी के अतिरिक्त हमारे कुछ और भी गेम है जिसमें खिलाड़ी को छू कर आना होता है, जैसे कि हमारा हो गया पकड़म पकड़ाई, लोकल गेम होता है, जैसे कि हमारा हो गया खो खो। अब यहाँ पर डायरेक्टली दोस्तों पकड़म पकड़ाई तो इतना नेशनल लेवल पर गेम नहीं है, लेकिन खो खो हमारा नेशनल लेवल पर गेम बहुत मशहूर है। तो कबड्डी में जैसे 7 खिलाड़ी होते हैं एक पाले में, और दूसरे पाले में भी 7 होते हैं, और 5 खिलाड़ी रिजर्व में रखे रहते हैं। वैसे ही दोस्तों ये जो हमारा खो खो गेम है, ये जो हमारा खो खो गेम है, इसमें भी जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 9। कितनी संख्या होती है? 9 खिलाड़ियों की संख्या होती है। यानी खो खो में जब हम फील्ड में खेलते हैं तो एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं और दूसरे टीम में भी 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो खो खो में कितने होते हैं? 9 खिलाड़ी। और सब्स्टिट्यूट्स की बात करी जाए तो इसमें 3 सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। कितने होते हैं? 3। यानी कि जब हमें चेंज करना होता है तो इन 3 सब्स्टिट्यूट से चेंज करते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें भी कितने खिलाड़ी होते हैं? 12 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 12 खिलाड़ी होते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार देखने को मिला है, अगली बार फिर मिलेगा तो आपको पता होना चाहिए। कबड्डी में ऑन द स्पॉट एक बार में फील्ड पे 7 खिलाड़ी खेलते हैं, खो खो में एक बार में 9 खिलाड़ी खेलते हैं। कबड्डी में सब्स्टिट्यूट्स रखने के लिए 5 खिलाड़ी होते हैं और वहीं पर ही खो खो में रखने के लिए 3 खिलाड़ी होते हैं, और कुल मिलाकर दोनों में 12 खिलाड़ी होते हैं। तो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा जाएगा
आपको उसी तरीके से आंसर देना है। ठीक है, मैंने आपको तीनों अच्छी तरीके से विवरण दे दिया। ओके, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं, आगे चलें तो दोस्तों वही चीजें सारी की सारी चीजें हिंदी इंग्लिश में लिखी हुई है। चेडे गुड्डू हो तो तू खो किट छू किट किट हा डुडू, ये सारी की सारी चीजें इंग्लिश में लिखी हुई है। तो कोई बच्चा हमारे पर इंग्लिश में है तो इंग्लिश में आप इस चीज को नोट डाउन कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे एक फेमस नेम आ जाता है कर्णम मल्लेश्वरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहां से बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है। जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं अभी आपके, उनमें भी यहां से बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है। पहला बिंदु है कर्णम मल्लेश्वरी थी कौन? तो ये देखो, ये है इनकी पिक्चर, पिक्चर से देख सकते हो ये है कर्णम मल्लेश्वरी। ये जो थी हमारे भारत के लिए इन्होंने काफी नाम कमाया, एक अच्छी वेट लिफ्टर थी ये। क्या थी? वेट लिफ्टर है। ठीक है, पढ़ते हैं, देखिए क्या है। क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है? इनके बारे में, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। आगे बोल रखा है कि ये जो है वो एक वेट लिफ्टर है। वेट लिफ्टर कौन होते हैं? तो आपने देखा होगा ना गेम्स वगैरह में, वो जो वजन उठाकर अपने ऊपर रखते हैं और जितने जितने ज्यादा जितना वजन उठाया वही क्या होता है? विनर होता है। ठीक है, तो ये क्या होती है? वेट लिफ्टर, वजन उठाने का एक गेम होता है, उसके अंतर्गत पार्टिसिपेट लेती है। तो पूछा जाए कर्णम मल्लेश्वरी क्या है, तो एक वेट लिफ्टर है। ठीक है, जो कि कहां की रहने वाली है? तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। कहां की रहने वाली है? आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके जो पापा हैं वो पुलिस में क्या है? हवलदार हैं। क्या है इनके पापा? पुलिस में हवलदार हैं। और ये जब 12 वर्ष की थी, कितने साल की थी ये? 12 साल की थी, तब से ही ये वजन उठाने का क्या कर रही है? प्रैक्टिस कर रही है, अभ्यास कर रही है। और अब ये जो है 130 किलोग्राम तक का वजन उठा लेती है। देख सकते हो दोस्तों, 130 किलो, आप अपना वेट भी नापोगे ना तो वेट भी नहीं होगा आपका 130 किलो। तो ये जो है वो कर्णम मल्लेश्वरी अब 12 साल से प्रैक्टिस कर रही है और अब ये जो है 130 किलोग्राम तक का वजन आराम से उठा लेती है। आगे बात करें तो कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती है। तो यहां से देखो दोस्तों कितने अच्छे अच्छे पॉइंट निकले। आपके एग्जाम में इनके बारे में कुछ भी पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। पहला, कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? तो पहला बिंदु हुआ इसका आंसर कि ये क्या है? एक वेट लिफ्टर है। क्या है ये? पेशे से वेट लिफ्टर है। कहां की रहने वाली है ये? तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। कहां की रहने वाली है? आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके पिताजी क्या करते हैं? तो इनके पिताजी पुलिस में क्या है? हवलदार है। कहां पर क्या है इनके पिताजी? तो इनके पिताजी पुलिस में हवलदार हैं। कर्णम मल्लेश्वरी वेट उठाने का प्रैक्टिस या अभ्यास कब से कर रही हैं? तो जब वो 12 साल की थी, 12 वर्ष की थी, तब से वो प्रैक्टिस कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन्होंने भारत के बाहर कितने मेडल जीते हैं? तो इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन करा है। और अब ये जो वजन है वो 130 किलोग्राम तक का वजन इजिली, आसानी से उठा लेती है। जिनकी 4 बहनें हैं और वो भी 4 बहनें जो क्या करती हैं? वो भी वेट उठाने यानी कि वेट लिफ्टिंग का प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास करती हैं। ओके, ये सारे के सारे बिंदु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इंग्लिश वाले बच्चे एक बार नोट डाउन कर लीजिए। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिएगा ये पेशे से क्या है? एक वेट लिफ्टर है। क्या है ये? पेशे से वेट लिफ्टर है। कहां की रहने वाली है ये? तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। कहां की रहने वाली है? आंध्र प्रदेश की। एंड इनके फादर क्या है? तो पुलिस में कांस्टेबल है। पुलिस में क्या है? इनके पिताजी कांस्टेबल हैं। और आज जो है ये कितना वजन उठा लेती हैं? 130 ग्राम तक आराम से वेट उठा लेती हैं। और ये प्रैक्टिस कब से कर रही है? तो जब से ये 12 साल की थी तब से ये वेट उठाने की प्रैक्टिस कर रही है। इन्होंने अब तक कितने मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन करा है? 29 इंटरनेशनल मेडल जीतकर इन्होंने नाम रोशन करा है भारत का। और साथ ही साथ में इनकी 4 सिस्टर हैं यानी कि बहनें हैं, जो भी क्या करती हैं? वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करती हैं, वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। ओके, ये इनकी इमेज है, एग्जाम में पूछा जाएगा तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। काफी बार आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। उम्मीद करता हूं अगली बार देखने को मिलेंगे तो आपके आंसर गलत नहीं होंगे। ठीक है, समझ गए? चलिए, अब इन्हीं की तरह एक 3 बहनें थी, उनकी एक बहुत अच्छी स्टोरी है
जो कि आपके एग्जाम में तो देखने को नहीं मिली है, लेकिन मिलेगा तो आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। ये तीन बहनों के कौन सी है, बहुत ही इंस्पिरेशन स्टोरी है, एक बार पढ़िए। मैं आपको जोन जोन सी कहानी सुनाते हुए चल रहा हूँ, सुनते हुए चलिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहानी है ये। ठीक है, देखिए लिखा है कि यह फोटो है तीन बहनों की, ज्वाला, लीला और हीरा। अभी मैं आपको ये तीनों बहनों की फोटो दिखाऊंगा, टेंशन ना लीजिएगा, अगले पेज पे इनकी फोटो है। क्या बोल रखा है, ये तीन बहनें हैं, इन तीनों बहनों की ये फोटो है जिनका नाम था ज्वाला, लीला और हीरा, जो कि कहां की रहने वाली थी दोस्तों, तो ये मुंबई की रहने वाली थी। कहां की रहने वाली थी ये तीनों बहनें, मुंबई की रहने वाली थी। और तीनों बहनें जो थी वो क्या खेलती थी, तो ये तीनों की तीनों बहनें जो थी वो कबड्डी खेलती थी। क्या खेलती थी, कबड्डी खेलती थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, उन दिनों जो है कबड्डी का खेल खेलने के लिए लोग महिलाओं को आगे नहीं आने देते थे घर वाले। क्यों, क्योंकि महिलाएं को आगे लाने का एक पीछे ये था नजरिया ना लाने का। लोग कहते थे यार ये जो छीना झपटी वाला खेल है ये लड़कों के ऊपर शोभा देता है, लड़कियों के लिए आगे जाकर उनको विवाह करना है, कोई देखेगा कि ये छीना झपटी वाला गेम खेलती है, कबड्डी तो छीना झपटी वाला ही गेम है, ठीक है, खेलती है छोटे छोटे निकरों में पहनकर, तो इनसे विवाह कौन करेगा। तो ये पिछली धारणा सोच थी जो कि लोग वहां पर महिलाओं को, लड़कियों को कबड्डी खेलने के लिए आगे नहीं आने देती थी। लेकिन ये तीन बहनें जो थी, ज्वाला, लीला और हीरा, ये तीनों की तीनों बहनें आगे आई और कबड्डी में इन्होंने काफी नाम रोशन करा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों की तीनों कबड्डी का गेम खेलती थी और दूसरों को सिखाती भी थी। क्या करती हैं ये, दूसरों को सिखाती भी है। वहीं पर ही ज्वाला बताती है, जो इनकी बहन है ज्वाला, वो बताती है हम जब छोटे थे तब लोग, देखो अब आगे जाकर वही स्टोरी बता रही है कि जब हम छोटे थे तब लोग क्या कहते थे, लड़कियों को यह खेल खेलने नहीं देते थे। अब देखिए तीनों की तीनों बहनें ये रही, ये तीनों की तीनों बहनों की इमेज है, मैंने अभी अभी आपको बताया था, ज्वाला, लीला और हीरा, ये तीनों की तीनों ये बहनें हैं, इन तीनों की बहनों की ये स्टोरी है। ज्वाला बताती है जब हम छोटे थे तो लोग जो है ये वाला खेल खेलने नहीं देते थे। लोगों को लगता था कि अगर लड़कियां छीना झपटी वाला खेल खेलेंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। कबड्डी में लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं, इसलिए भी लोग खेलने से मना करते थे। तो लोगों का क्या कहना था, कबड्डी कबड्डी में क्या होता है, यूं झुककर कबड्डी कबड्डी खोलना पड़ता है, फिर छूकर आना पड़ता है, अगर किसी ने पकड़ लिया तो छीना झपटी करके लाइन को जैसे तैसे छूना करना पड़ता है। तो यहाँ पर लोगों का कहना था यार लड़कियां अगर छीना झपटी करेंगी तो इनसे विवाह कौन करेगा। देखा जाए तो यार अच्छी बात है करना, क्यों, अगर किसी ने कुछ बोला तो कम से कम अपना वो सुरक्षा तो कर सकती है छीना झपटी करके आराम से। तो लोगों को यही लगता था यार लड़कियां जो है अगर ऐसा करेंगी आगे जाकर, कभी किसी ने कुछ बोल दिया ये तो लड़कियां बिल्कुल ही सामने आ जाएंगी, छीना झपटी करने लगेगी, तो ये बात भी डर लगा रहता था लोगों को। तो इसलिए उस समय लड़कियों को खेलने नहीं दिया जाता था, एक पिछड़ी सोच है इसे बोल सकते हो आप। ठीक है, लेकिन ये तीनों की तीनों जो लड़कियां थी वो आगे आई, और इनके आगे आने में खासकर इनका हाथ था इनके मामा का। किनका, इनके मामा का। इनके मामा खुद पेशे से कबड्डी के खिलाड़ी थे और आगे चलकर ये अपने मामा के पास ही रहने लगी, और मामा ने ही इनको कबड्डी खेलना सिखाया और आगे जाकर इन्होंने अपना कबड्डी के अंतर्गत नाम भी रोशन करा, और आगे जाकर ये कबड्डी के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग भी देने लगी थी। ठीक है, तो ऐसे करके इन्होंने अपने आप का नाम कमाया और आगे जाकर ये कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी भी बने। ओके, चलिए वहीं पर ही देखिए आगे एक बिंदु बोल रखा है कि अध्यापक के लिए क्या, कई बार बच्चों को खेलों में लिंग, जाति, वर्ग के आधार पर भेदभाव दिखाई देते हैं, इस पर चर्चा करवा सकते हैं। दिखाई देखिए क्या बोल रखा है कि लड़कों को कई बार खेलों में लिंग, जाति या वर्ग के रूप में, जैसे कि कबड्डी लड़कों का खेल नहीं है, लड़कों का खेल है, क्रिकेट लड़कों का खेल है, लड़कियों का खेल नहीं है, होम साइंस लड़कियों का है, लड़कों का नहीं है। तो लिंग भेद हो गया या फिर जाति हो गई या फिर वर्ग हो गया, ये जब भी खेलों के अंतर्गत या किसी के अंतर्गत लड़कों या किसी और को, बच्चों को दिखाई दे रही हो तो उसके बारे में विवरण करना चाहिए, उसके बारे में तर्क वितर्क करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो लड़के कर सके लड़कियां नहीं कर सके, और लड़कियां कर सके लड़के नहीं कर सके। सारे के सारे कार्य देखा जाए तो एक तरीके से इक्वल है, सभी को समान करने का मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बिंदु है, अगर किसी भी प्रकार का ये भेदभाव देखने को मिलता है तो इस पर जरूर चर्चा करवाई जा सकती है, और ये चर्चा करवाना एज ए टीचर, आप आने वाले भविष्य के शिक्षक हो, ये आपका कर्तव्य है, ये आपका दायित्व, आप बच्चों को इस चीज के बारे में अवेयर करो। ठीक है,
इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा। जैसे इन लड़कियों ने समाज के नियमों को तोड़कर आगे बढ़ी और एक खेल के अंतर्गत अपना नाम रोशन करा, वैसे ही आपको आने वाले बच्चों को हमें तैयार करना है। ठीक है, तो ये था चैप्टर दोस्तों, क्या, हुतुतु। वहां से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते थे अच्छी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करे। अगले चैप्टर के ऊपर चलते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर का नेम है फुलवारी। क्या नाम है? फुलवारी। अब देखो दोस्तों, नाम से ही पता चल जाता है फुलवारी, इसलिए किसके अंतर्गत आएगा? तो ये प्लांट्स के अंतर्गत यानी कि पौधों के अंतर्गत आएगा। और अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, चलिए तो बिंदु लिखिए, इतने सारे इस्तेमाल किसके भाई? पढ़ोगे तो पता चलेगा। देखो लिख रखा है कि उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी ही जगह है जहां फूल ही फूल होते हैं, यह फूलों की घाटी कहलाती है। तो डायरेक्टली आप ये क्वेश्चन कई बार ये देखने को मिला है कि वैली ऑफ फ्लावर यानी कि फूलों की घाटी कहां पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तरांचल, जिसे आप उत्तराखंड भी बोलते हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बिंदु है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और ये जो उत्तरांचल या फूलों की घाटी है वो पूरे साल भर नहीं खिला रहता, ये जो ये समय चल रहा है इस समय बहुत अच्छा भरपूर मात्रा में उधर फूल खिले रहते हैं। ठीक है, अब कभी उत्तराखंड जाओगे इस तरफ में तो वहां पर लिखा भी रहता है कि वेलकम टू वैली ऑफ फ्लावर, यानी कि फूलों की घाटी में आपका हार्दिक स्वागत है, बोर्ड पर ही लिखा रहता है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कि फूलों की घाटी जो है वो कहां पर स्थित है? वो उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। क्यों? क्योंकि वहां पर फूलों की बहुत वैरायटीज देखने को मिलती है इस समय पर। ये जो बरसात का समय है इस समय पर बहुत सारी फूलों वहां पर खिलते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए उसको फूलों की घाटी कहा जाता है। ठीक है, यहीं से ही दो क्वेश्चन निकल के आते हैं। कौन से दो क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है कि पंखुड़ियों के बाहर क्या तुम्हें हरी पत्ती जैसी कुछ नजर आ रही है? ये कितने हैं? और दूसरा क्वेश्चन कि पंखुड़ियों के अंदर बीच में क्या कुछ पतली सी चीज दिखाई दे रही है? ये किस रंग की है? ये दो क्वेश्चन निकल के आए और ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है ये दोनों क्वेश्चन? अच्छी तरीके से देखिए, मैं आपको समझाता हूं। पहला देखो दोस्तों, वो जो चार पंखुड़ियां से दिख रही थी आपको, वो नीचे वाली पत्तियों का जो डिजाइन होता है फूलों को, वो सपोर्ट में देकर रखता है। और पंखुड़ियों के अंदर जो दिख रहा है आपको पाउडरी स्ट्रक्चर, वो क्या है उसको समझते हुए चलिए। देखिए पहला बिंदु, सभी के सभी बच्चे नोट डाउन करिए इसे। प्रकाश संश्लेषण, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हो। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या करते हैं पौधे? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, फूड बनाते हैं। तो पूछा जाएगा आपसे कि निम्नलिखित में से पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं? तो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या क्या चीजें आवश्यकता होती है, यानी कि पौधे को भोजन बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? जैसे आपको आलू गोभी सब्जी बनाने के लिए आलू, गोभी, नमक, मिर्च, मसाला, अलग अलग इत्यादि इत्यादि सामान चाहिए ना, वैसे ही पौधे को एक खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता? तो पौधे को खाना बनाने के लिए पहला चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चाहिए होता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्या चाहिए होता है? जल यानी कि वाटर। तीसरा सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट। और आखिरी में चाहिए क्लोरोफिल, जिसे प्रणहरित भी कहते हो आप, तो क्लोरोफिल। ये चार चीजें चाहिए होती है पौधे को अपना खाना बनाने के लिए। किसके लिए? खाना बनाने के लिए। अगर किसी पौधे के अंदर क्लोरोफिल नहीं है तो वो खाना खुद नहीं बनाता, वो दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है। जिसे आप पौधे को या तो क्या कहते हो? सहजीवी कहते हो, यानी कि आप सिम्बियोटिक बोलते हो, या परजीवी यानी कि पैरासाइट बोलते हो। जैसे कि अमरबेल, अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता, वो दूसरे के पौधों को चूस कर खुद अपना जीवित रहता है, तो उसे पैरासाइट बोलते हैं, यानी कि परजीवी बोलते हैं, क्योंकि वो भोजन अपना स्वयं नहीं बनाता। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिंदु है। आगे चलेंगे, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो इसे और ज्यादा डिटेल में समझेंगे, टेंशन ना लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन यहां से बना कि पौधे जो भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और भोजन बनाने की प्रक्रिया में यानी कि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के अंतर्गत पौधे को किस किस चीज की आवश्यकता होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, जल और क्लोरोफिल, इन चार चीजों की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है भोजन बनाने के लिए पौधों को। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। आगे चलते हैं। आगे बोला गया है कि पत्तियों में हरा रंग क्लोरोफिल के कारण ही होता है। आपने देखा होगा जो पौधे होते हैं वो हरे हरे रंग के देखने को मिलते हैं, पत्तियां वगैरह, वो किस कारण की वजह से देखने को मिलता है? तो क्लोरोफिल के कारण ही होता है। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे भोजन बनाते हैं
और इसी कारण जो पत्तियों का कलर होता है वो हरा कलर होता है। कैसा कलर होता है? हरा कलर होता है। पूछा जाएगा आपसे तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। और साथ ही साथ में पौधे, ओके, साथ ही साथ में ध्यान रखिएगा दोस्तों, पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं, यानी कि ये दोनों चीजों को लेते भी हैं और छोड़ते भी हैं। आपने देखा होगा आपके गांव घर के इलाकों में कहा जाता है कि रात के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, खासकर पीपल के पेड़ों के नीचे। हमारी ये अवधारणा बन जाती है कि पीपल के पेड़ में भूत और भूतनी वगैरह होती है, इसलिए रात में नहीं सोना चाहिए। नहीं दोस्त, ऐसा कोई भी वैसा नहीं है स्ट्रक्चर ही। हाँ, हो सकता है कि किसी बोल सकते हो कि साइंटिफिक रूप से या फिर साइकोलॉजिकल फैक्ट से हो, मुझे उसके बारे में नहीं पता, क्योंकि साइंटिस्ट वगैरह मानते हैं आत्मा वगैरह होती है, ठीक है, उसके बारे में उसको छोड़ दीजिए। लेकिन इसके पीछे जो लॉजिकल थिंकिंग है वो ये है कि जो पेड़ होता है पीपल का, वो रात के समय जो है वो ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में लेता है एज कंपेयर टू अदर प्लांट्स। पीपल का जो पेड़ होता है रात के समय ऑक्सीजन ज्यादा लेवल पर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा लेवल पर छोड़ता है। तो जिसके कारण अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे सोते हो तो आपको दम घुटने जैसा एहसास हो सकता है, क्योंकि हम लोग भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगर पेड़ भी ऐसा करने लग जाएंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी कहां से? दिन में ये प्रक्रिया होती है लेकिन बहुत ही कम पैमाने पर होती है। दिन में जो पौधे होते हैं वो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया दिन में उल्टी हो जाती है, और नहीं, रात में सीधी रहती है और दिन में सीधी रहती है और रात में उल्टी हो जाती है, ये बोल सकते हो। यानी कि पौधे दिन में जो होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और यही प्रक्रिया हम लोग क्या करते हैं, जो दिन में ऑक्सीजन पेड़ छोड़ रहे हैं उस ऑक्सीजन को हम ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे हैं। हम दिन हो या रात हो हम ऑक्सीजन लेते ही और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन पौधों की प्रक्रिया बड़ी अलग है। पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिसकी वजह से हमें स्वच्छ ऑक्सीजन और स्वास्थ्य मिलता है। वैसे ही पेड़ धीरे धीरे कम हो रहे हैं, पेड़ों को हम बढ़ाएंगे तभी हम अच्छे तरीके से स्वस्थ रह पाएंगे, नहीं तो धुआं पीकर कितने साल तक जीवित रहेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए हम लोगों को कहा जाता है कि पीपल के पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में उसकी प्रक्रिया अदर पेड़ के कंपैरिजन में ज्यादा तेज होती है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की और ऑक्सीजन लेने की, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट बिंदु है, तीनों के तीनों बिंदु को आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ में यहां पर पूछा था कि पंखुड़ियों के अंदर बीच में क्या एक पतली सी चीज दिखाई दे रही है, तो पतली से जो चीज थी ना वो येलो येलो कलर की स्ट्रक्चर होती है, पीले पीले कलर की स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलन यानी कि पराग कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलन यानी कि पराग कहते हैं। और पौधे जो होते हैं प्रजनन जिस प्रक्रिया के द्वारा करते हैं उसी प्रक्रिया को पॉलिनेशन यानी कि परागकण कहते हैं। आपने देखा होगा ना, पौधे के अंदर मेल फूल और फीमेल फ्लावर दोनों होते हैं। टमाटोस को छोड़कर, टमाटर के प्लांट के अंतर्गत मेल फीमेल प्लांट फ्लावर नहीं होते, फीमेल और मेल दोनों एक ही के अंतर्गत होते हैं, तो उसी के अंतर्गत वो पॉलिनेशन कर लेते हैं। लेकिन अधिकतर पौधों में मेल फ्लावर भी होते हैं और फीमेल फ्लावर भी होते हैं। और पॉलिनेशन की प्रक्रिया में नेचुरल रूप से तो हवा ले जाती है पोलन को एक जगह से दूसरी जगह, या फिर मधुमक्खियां वगैरह एक फूल पर बैठती है, फिर वो फीमेल फ्लावर पर बैठती है, उससे पॉलिनेशन हो जाता है। या फिर हैंड पॉलिनेशन, रुई का वो जो पकड़कर उसमें मिलाकर उसमें पॉलिनेट कर देते हो आप, तो वो भी पॉलिनेशन होता है। तो पूछा जाए कि पौधे जो होते हैं वो प्रजनन किस प्रक्रिया के द्वारा करते हैं, तो पॉलिनेशन यानी कि परागकण की प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। और फूलों के बीच में जो पतली पाउडरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है येलो येलो कलर की, वो येलो येलो कलर की जो स्ट्रक्चर ही होता है वो क्या होता है, पराग होता है। क्या होता है? पॉलन होता है। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा आपका, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए इन सभी चीजों के साथ साथ। ठीक, आगे चलते हैं। आगे बोला है खाए भी जाते हैं फूल। क्या बोला गया? खाए भी जाते हैं फूल। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिला है। समझिए क्या है, लिखा है कि उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी, केरल में केले के फूलों की सब्जी और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकोड़े खाए जाते हैं। देखो दोस्तों, आपने कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार के फूलों की सब्जी खाई होगी, कईयों ने खाई होगी, कईयों ने नहीं खाई होगी। अगर जिसने खाई है उनको इन चीजों के बारे में पता होगा, नहीं खाई है तो आप समझ सकते हो कि उत्तर प्रदेश में जैसे कि कमल के फूल होते हैं ना, वैसी कमल के फूल की तरह ही एक, जैसे कमल की कली निकलती है वैसी कचनार की कलियां होती है, हल्का हल्का सा येलो एंड गुलाबी कलर की, उसकी सब्जियां बनती हैं।
तो उत्तर प्रदेश में किसके फूलों की सब्जी खाई जाती है? कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है। केरल में किसके? केले के फूलों। आपने देखा होगा जब केले के अंदर फूल मतलब आता है एक बड़ा सा गुच्छा और धीरे धीरे उसमें से केले निकल जाते हैं, आखिरी में एक गुच्छा बच जाता है, उस गुच्छे को तोड़ देते हैं, उसके ऊपर से फूलों की पत्ती हटा देते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे से स्ट्रक्चर निकलते हैं जो आगे जाकर केले बनते हैं, लेकिन वो बाद में बनते नहीं, जितना बनना होता है वो पहले ही बन जाते हैं। तो उसको छील कर, उसको हटाकर अलग एक प्रक्रिया के द्वारा केलों की फूलों की वो सब्जी बनाई जाती है। तो कहां पर खाई जाती है केले की फूलों की सब्जी? केरल में। वहीं पर महाराष्ट्र में क्या खाई जाती है? तो सहजन, जिसे ड्रम स्टिक बोलते हो आप, छोटी छोटी सी पत्तियां होती है, आजकल बाजारों में देखने को मिल रही होंगी, फली बड़ी सी होती है, उसको है ना एक स्टिक की तरह, ऐसी मोटी होती है, स्टिक की तरह लंबी होती है, लेकिन वो सहजन कहलाती है। अधिकतर सांभर वगैरह में भी डली होगी आपने, इतने इतने पीसेस डले रहते हैं, आपने जरूर खाई होगी उसको। ठीक है, बीपी वगैरह अच्छा कंट्रोल में रहता है सहजन की फली वगैरह खाने से। ठीक है, तो सहजन के जो फूल होते हैं इनके पकोड़े बनाकर खाए जाते हैं। कहां पर? महाराष्ट्र में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि कचनार की फूलों की सब्जी कहां खाई जाती है? तो यूपी में। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि सहजन के फूलों के पकोड़े कहां खाए जाते हैं? तो महाराष्ट्र में। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि केले के फूलों की सब्जी कहां खाई जाती है? तो केरल। इंपॉर्टेंट बिंदु है, कुछ भी क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें तो लिखा है दवाई में भी। अब फूल जो होते हैं वो दवाइयों में भी इस्तेमाल होते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहां पर देखो लिख रखा है बहुत सी दवाइयों में भी फूलों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि अजवाइन हो गया, जैसे कि सर्पगंधा हो गया, जैसे कि अर्जुन के पेड़ हो गए, जैसे कि रोज या सैफरन वगैरह हो गए। ये सारे के सारे ऐसे हैं फूल जिनका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? दवाइयों के रूप में भी करते हैं। कहाँ करते हैं? दवाइयों के रूप में भी करते हैं। इंपॉर्टेंट बिंदु है, पूछा जाएगा आपसे, तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन अब तक ये पूछा नहीं गया है, इसलिए हल्की सी यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा था आपके इसके अंतर्गत, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको नोट डाउन करवा दिया। वैसे अब तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना है, बनेगा तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट बिंदु है ये वाला, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बने। क्या है ये? तो देखने से बच्चों को कई को पता लग गया होगा क्या है? मधुबनी पेंटिंग है। क्या है? मधुबनी पेंटिंग। देखो लिख भी रखा है। यह दिखाया गया जो डिजाइन है वो कौन सा डिजाइन है? तो ये है मधुबनी। क्या कहलाता है ये? मधुबनी कहलाता है। इसे मधुबनी पेंटिंग कहते हैं हम लोग, जो कि कहां पर बनता है? तो बिहार के मधुबनी नाम का एक जिला है, वहां के लोगों के द्वारा ये बनाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन, मधुबनी पेंटिंग कहां के लोगों के द्वारा बनाई जाती है? तो बिहार में एक जिला है मधुबनी, वहां के लोगों के द्वारा ये पेंटिंग बनाई जाती है। कब कब बनाई जाती है? तो त्योहारों के मौके पर या फिर खुशी के मौके पर वह अपने घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाते हैं या फिर बनाए जाते हैं। आगे लिख रखा है यह चित्र जो होते हैं वो पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। यह रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों के या पेड़ों के रंग आदि वगैरह इस्तेमाल में लाए जाते हैं। आपने अधिकतर जो पेंटिंग वगैरह देखी होगी उसमें आपने पोस्टर कलर, वाटर कलर, स्टिक कलर, अलग अलग प्रकार के कलरों का इस्तेमाल यानी कि केमिकल वाले कलरों का इस्तेमाल देखा होगा, लेकिन ये जो पेंटिंग है ये पूरी की पूरी नेचुरल कलर से बनाई जाती है। कैसे? पहले ये जो लोग हैं वो चावल को पीस कर, पहले तो चावल को भिगो लेते हैं रात भर और उसको पीस कर एक बिल्कुल थिन सा पेस्ट बना लेते हैं, बिल्कुल पतला सा एक पेस्ट बना लेते हैं और उस पेस्ट के अंतर्गत अलग अलग रंगों को मिला देते हैं, नेचुरल कलर को, देन उसमें कलर बनते हैं। जैसे कि उसके अंतर्गत इन्होंने नील मिला दी, जो चावल का पेस्ट बनाया थोड़ा सा पेस्ट अलग करा, उसमें नील मिला दी, नील नेचुरल है, नेचुरल रूप में नील बनती है, नील मिला दी तो नीला रंग बन गया। हल्दी को पीसकर मिला दिया तो पीला रंग बन गया। फूलों के अलग अलग, पेड़ों के अलग अलग रंग निचोड़कर उस चावल के पेस्ट के अंतर्गत मिला दिए तो उस कलर का बन गया। तो ये सारे के सारे नेचुरल कलर का इस्तेमाल किया जाता है और इन नेचुरल कलर का इस्तेमाल करके जो ये चित्र बनाए जाते हैं वो इंसानों के चित्र होते हैं, जानवरों के चित्र होते हैं, पेड़ पौधे, फूल, पंछी, मछलियों इत्यादि वगैरह अन्य जीव जंतुओं का ये चित्र बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो हाथी का चित्र है, मोर का चित्र है, पक्षी का चित्र है, अलग अलग प्रकार के चित्र ये बनाए जाते हैं। तो पूछा जाएगा यहाँ से कितने क्वेश्चन बने? पहला क्वेश्चन बना कि निम्नलिखित में से जो मधुबनी पेंटिंग है वो कहाँ के लोगों के द्वारा बनी जाती है? तो मधुबनी जो पेंटिंग बनाई जाती है वो बिहार के लोग, मधुबनी जिला है वहां के लोगों के द्वारा बनाई जाती है। कब बनाते हैं ये लोग? तो त्योहार और खुशियों के मौके पर बनाते हैं। इसमें जो रंग इस्तेमाल होते हैं वो कौन से होते हैं? तो ये नेचुरल कलर होते हैं जो कि चावल के पेस्ट में नील, हल्दी या फिर
अलग अलग फूल पेड़ पत्तियों का रंग मिलाकर उसका इस्तेमाल करते हैं। किस किस चीज की पेंटिंग बनाते हैं? तो इसमें इंसान हो गए, जानवर हो गए, पक्षी हो गए, मछलियां होगी, इत्यादि जीव जंतु का चित्र बनाकर दिखाया जाता है, विवरण किया जाता है। तो ये सारी की सारी स्पेशलिटीज किसकी हैं? तो ये मधुबनी पेंटिंग की है। किसकी है? मधुबनी पेंटिंग की। इंपॉर्टेंट बिंदु है, आपके एग्जाम में यहाँ से कोई भी बिंदु पूछा जाएगा तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टली क्वेश्चन कई बार बना है कि मधुबनी पेंटिंग जो है वो मधुबनी जिले के लोगों के द्वारा बनाई जाती है। ये मधुबनी जिला जो है हमारे भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ ऐसे करके ऑप्शन दे देगा और वहां पर ध्यान रखिएगा किसका है ये जिला? बिहार का जिला है। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। आगे चलें तो आगे है दोस्तों दादी माँ का नुस्खा। आपको सभी को पता है ग्रैनी रेसिपी है ये। विंटर के दिनों में, सर्दियों के दिनों में ये जो है बहुत ज्यादा काम आएगा आपको। कैसे? देखिए, लिखा है कि गुलाब जल और ग्लिसरीन, अगर ग्लिसरीन ना मिल रहा हो तो मेडिकल की दुकान पर जाकर ले सकते हो। गुलाब जल आप सभी बच्चों को पता है मिल जाता है इजीली पार्लर वगैरह पे या मेडिसिन वगैरह की दुकान पर जाकर, और बराबर मात्रा में इसको मिलाइए और शीशी में भर लो, अगर हो सके तो कांच की शीशी में भर लेना, और इसमें कुछ बूंदे, क्या है? कुछ बूंदे नींबू की निचोड़ डालो, और इसके इस्तेमाल से जो सर्दियों में त्वचा होती है वो खुश्क हो जाती है, फटी फटी सी लगने लग जाती है, जिसके लिए आप अलग अलग प्रकार के लोशनों को लगाते हो, उससे अच्छा है आप इसका इस्तेमाल करो। ये खुश्क त्वचा नेचुरल रूप से हट जाएगी और अच्छे तरीके से आपको वहां पर त्वचा पर किसी भी प्रकार की वो फटी फटी सी नजर नहीं आएगी। एक तो नेचुरल है, दूसरा किसी भी प्रकार की केमिकल का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करा आपने। गुलाब जल भी, ग्लिसरीन भी और नींबू का रस भी, सारे के सारे नेचुरल रूप में देखने को मिल जाएंगे और सस्ती भी बहुत बनेगी। आप इजिली अगर बाजार में लोशन लगाने जाते हो तो वो आधे लीटर की बोतल आराम से 400 साढ़े 400 रुपए की आएगी, ये आपका 100-150 रुपए में काम चल जाएगा और ज्यादा बन जाएगा 1-2 लीटर आराम से। पूरी सर्दी आराम से लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो खासकर भाई हमारी क्लास में जो भी महिलाएं हैं, वैसे तो पुरुष वगैरह भी लगाते हैं, लेकिन पुरुष वगैरह क्या है, नारियल के तेल से भी काम कर चला लेते हैं। जैसे कि मैं नारियल के तेल से काम चला लेता हूँ, मैं अपने शरीर पर नारियल का तेल लगा लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन महिलाएं अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। गुलाब जल लेना, ग्लिसरीन लेना और दोनों को बराबर मात्रा में मिला लेना। अगर 1 लीटर ये ले रहे हो तो 1 लीटर ये भी ले लो, ठीक है। बाजार से इजिली मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंतर्गत कुछ बूंदे नींबू की रस की निचोड़ देना, पूरी सर्दी आराम से इस्तेमाल करना, कोई भी त्वचा खुश्क या फटी फटी नहीं नजर आएंगी, ठीक है। बिल्कुल, ये दादी माँ का नुस्खा है और ग्रैनी रेसिपी आज तक की सबसे बेस्ट रेसिपी होती है, ठीक है। सभी बच्चे समझ गए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये था दोस्तों आज का अपना पूरा का पूरा चैप्टर, जिसमें आज का लास्ट बिंदु है क्या? उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला है एक। अगर कई बच्चों को इस चीज के बारे में पता भी होगा, जो बच्चे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के होंगे, आप सभी बच्चों को पता होगा, ये जो जिला है वो इत्र के लिए, किसके लिए? इत्र के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रकों में भर भर के क्या लाए जाते हैं? फूल लाए जाते हैं, और फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। तो डायरेक्टली अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारे भारत राज्य में इत्रों के लिए एक मशहूर जिला है जो कि कन्नौज जिला है, जो कि कहां पर पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो पूछा जाएगा आपसे तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। आप अगर YouTube वगैरह पर सर्च मारोगे ना कि इत्र वगैरह कैसे बनते हैं या फिर ये केवड़ा वगैरह कैसे बनता है, तो आपको यूपी वगैरह की बहुत सारी इमेज देखने को मिलेगी। और यूपी में कन्नौज जिले के आसपास जो है गुलाबों की खेती बहुत की जाती है, वहां से गुलाबों के तोड़ तोड़ कर ले जाए जाते हैं। अगर पॉसिबल होता तो मैं आपको एक वीडियो जरूर दिखाता यहाँ पर, लेकिन अभी नहीं दिखा सकता। उसमें साफ साफ दिखाया गया है कि इत्र कैसे बनाया जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस होता है, आराम से उसको उबालना होता है, उसकी भाप से बनता है सब कुछ, भाप से उसके अंतर्गत निकलता रहता है स्टीम से, देन जाकर ये बनता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मशहूर है? कन्नौज जिला। कौन सा जिला? कन्नौज जिला मशहूर है, जो कि इत्रों के लिए, केवड़ा के लिए और गुलाब जल यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर बनाया जाता है और अलग अलग राज्यों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है यहाँ से, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बिंदु था, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक। चलिए, तो ये था दोस्तों आज का अपना क्या? एनसीईआरटी
क्लास फोर्थ के कुछ नेक्स्ट टॉपिक। उम्मीद करता हूं ये चारों के तीनों टॉपिक आपको आराम से समझ में आ गए होंगे, किसी भी बात की कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा संबंध पढ़ा, और क्या पढ़ा, पौधे पढ़े, और क्या पढ़ा, पौधे पढ़े थे, और क्या पढ़े थे दोस्तों, संबंध, पौधे और खेल। ये तीनों के तीनों टॉपिक आपको आराम से समझ में आ गए होंगे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप में से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही टॉपिक था दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। बाकी आप लोगों से जब भी मुलाकात होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे एनसीईआरटी क्लास फोर्थ का। आराम से पढ़ेंगे, इजी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जल्दबाजी की। आराम से एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे और एग्जाम के लिए पूरी अच्छी तरीके से हम प्रिपेयर हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी किसी बच्चों को। ठीक है, चलिए, तो ये था दोस्तों आज का अपना पूरा का पूरा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।